तुमने उस गांव में किसी लड़की को पसंद किया? लड़की जिसका नाम एम है, वह सच में सुंदर है। मेरा महसूस ठीक है। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, कोई भी लड़की मुझसे बात करने को तैयार नहीं। बहाने मत बनाओ, मैंने तुम्हें कई लड़कियों से घिरा हुआ देखा। सच में? अजी, क्या वहां कोई हड्डी की चोट है? उस गांव में एक मृत लड़की का अंतिम संस्कार हो रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, थोड़ी देर में हम वहां घुस जाएंगे। रात का खाना और सोने की व्यवस्था हो जाएगी। कल सुबह हम सीधा गांव जाकर उस लड़की को खोज सकते हैं, वरना आप वापस जाकर फिर कल वहां जाना बहुत दूर ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं। खूब खा पिया है। कल जल्दी जाना ताकि उनके साथ पूरा दिन खेल सकें। सच में जल्दी सो गए। सुपरमैन, म्याऊ, चियांग, सुपरमैन। अरे भाई, तुम्हें तो सोने में बहुत समय लग गया। लगता है वो लड़की सच में तुम्हें बहुत पसंद आ गई है। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? ये कोहरा इंसानों का है। इसमें तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये धुंधला धुंधला है। फिर से अगर कोई लड़की मिल जाए तो वह मौका निकल जाएगा। देखो, मैंने अभी क्या कहा था, एक लड़की है। क्यों ना तुम पहले उस लड़की से मिलने जाओ। फिर भी साथ चलो, अकेले बहुत डर लग रहा है। लड़की, ये धुंध भरी है, साथ चलो ना। अजी, मुझे कैसे बुला रहे हो? लोग कहाँ हैं? अजय, मेरा इंतजार करो, खेलना बंद करो। यहां जल्दी से मुझे पकड़ लो। वाह, मैं नहीं। और मत खेलो भाई, लोगों को डराकर जान ले लोगे। चुप रहो, कुछ मत कहो, वह वही है। अर्की। देखो उसके जूते, क्या ये कल की शव यात्रा में उस लड़की के जैसे नहीं लग रहे हैं? शीर्षक बकवास सोलानिया एकदम द्वारा। वही है। क्या तुमने सुना? शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। नहीं, बुजुर्ग तो कहते हैं रास्ते में भूत मिले तो पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। वो यह भी कहते हैं चाहे आप अपने सामने कुछ भी देखें, वो सच में आपके सामने नहीं हो सकते। ये मेरे दादाजी की छोड़ी हुई कहानी है। उस साल मेरे दादाजी बहुत बीमार हो गए, इतने बीमार कि लोगों ने उम्मीद छोड़ दी और उन्हें केवल घर पर आराम करने को कहा। लेकिन एक रात अचानक दादाजी अपने कमरे से बाहर आए और कहा कि उन्हें प्यास लगी है और पानी चाहिए। परिवार के लोग बहुत डर गए, क्योंकि इतनी गंभीर हालत में दादाजी का चलना लगभग असंभव था। केवल मैं, जो छोटा था, इससे प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि मैं दादाजी के लिए पानी लेकर गया और उनकी देखभाल की। कुछ महीने बाद जब मैं फिर से दादाजी के घर गया तो उनका स्वास्थ्य पहले ही बेहतर हो चुका था और वहां आंगन में एक मिट्टी के टीले के सामने कुछ कह रहे थे और उस मिट्टी के टीले में दादाजी के पुराने प्यारे कुत्ते श्याओबाई को दफन किया गया था। मेरे आने से दादाजी बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरे लिए आइसक्रीम खरीदी और मुझे उन्होंने उस सपने के बारे में बताया जब वे बीमार थे। दादा ने कहा कि एक बार उन्होंने सपना देखा कि वे जाग गए
और पाया कि सभी बच्चे रो रहे हैं। बच्चे उन्हें देख नहीं सकते थे और न ही उनकी बात सुन सकते थे। अचानक एक सूट पहने आदमी ने दादा को ढूंढा, कह रहा था कि दादाजी को एक जगह ले जाना है। दादाजी उस आदमी के साथ गलियारे से होते हुए नारंगी रंग की जमीन तक पहुंचे। तो ये आदमी बार बार मुड़कर दादाजी को जल्दी करने को कह रहा था। अंत में दादाजी उस आदमी के साथ एक लकड़ी के घर के सामने पहुंचे। लकड़ी की कुटिया से एक महिला बाहर आई। महिला को आदमी ने गलत व्यक्ति के पास ले आया था। महिला ने दादाजी से माफी मांगी और उन्हें अकेले लौटने के लिए कहा। बस यह चेतावनी दी कि रास्ते में किसी से मुलाकात हो तो ध्यान न दे। दादा ने वापस चलते हुए सच में देखा कि एक पुराने दोस्त ने उन्हें बुलाया। दादा को उस औरत की बात याद आई और वो आगे चलते रहे। पुल के किनारे उन्हें एक छोटी लड़की दिखाई दी जो मेरी बुआ थी, लेकिन मेरी बुआ तो पहले ही नहीं रही थी। गुड़िया ने दादाजी को हाथ हिलाया और रुकने का इशारा किया। दादाजी का मन पसीज गया और जब वह जवाब देने के लिए हाथ बढ़ाने वाले थे, एक छोटे सफेद कुत्ते ने दादाजी की पैंट पकड़ ली ताकि वह पास न जा सके। यह कुत्ता वही था जो दादाजी का प्यारा पालतू सफेद कुत्ता हुआ करता था। गुड़िया ने भावुक होकर दादाजी का पीछा किया, लेकिन छोटे सफेद कुत्ते ने गुड़िया को रोक लिया और पूरे रास्ते दादाजी को घर पहुंचाया। जब दादाजी जागे तो उन्हें बहुत प्यास लगी और शरीर बहुत कमजोर महसूस हुआ। वे मुश्किल से कमरे से बाहर निकले और पानी की तलाश करने लगे। मैं स्कूल के कोरस ग्रुप का एक सदस्य हूँ, क्योंकि जल्द ही एक कोरस प्रतियोगिता होगी और शिक्षक हमें अंतिम अभ्यास के लिए संगीत कक्ष में ले गए। कहते हैं कि स्कूल में आए 2 साल हो गए हैं और मैंने अब तक इस संगीत कक्ष में प्रवेश नहीं किया था। जब शिक्षक ने हमें अंदर लाया तो मेरा ध्यान सबसे पहले दरवाजे के पास रखे उस पियानो पर गया जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। कोने में कुछ गिटार जैसी और भी कुछ वाद्य यंत्र रखे हुए थे। जब मैं उस पियानो को घूर रहा था तब शिक्षक ने अचानक मुझसे कहा, घूरना बंद करो, ये एक पुराना पियानो है, अब ये बजता नहीं है। ये कहकर वह पियानो के पास गए और एक कीबोर्ड दबाया जिससे वाकई कोई आवाज नहीं आई। मैंने भी 2 बार कोशिश की, थोड़ा अफसोस हुआ और फिर हमने प्रशिक्षण शुरू किया। लगभग 1 घंटे बाद शिक्षक का फोन बजा। फोन खत्म करने के बाद शिक्षक ने कहा कि कुछ आपातकालीन काम है जिसे उन्हें संभालना है। उन्होंने हमें कहा कि हम संगीत कक्ष में थोड़ी देर आराम करें और उनके लौटने पर फिर से प्रशिक्षण शुरू करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से जोर देकर कहा कि हम वहाँ की किसी भी चीज को न छुएं। हमने सिर हिलाकर सहमति जताई। इसके बाद शिक्षक चले गए। हम फर्श पर बैठकर प्रतियोगिता की रणनीति पर चर्चा करने लगे। कुछ मिनटों बाद एक सहपाठी ने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। हम बातें करते रहे और इतने मस्ती में खो गए कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कब वह शौचालय से वापस आ गया। अचानक हमने एक पियानो की धुन सुनी जिससे मैं अपनी जिम्मेदारी के प्रति थोड़ा निराश हो गया। टीचर ने तो कहा था कि यहाँ की किसी भी चीज को नहीं छूना है। फिर मैंने कहा, टीचर ने तो मना किया था कि यहाँ की चीजों को छूना नहीं है ना? कौन पियानो बजा रहा है? ये कहने के बाद मुझे डर के साथ यह एहसास हुआ कि वह पियानो तो खराब था और ध्वनि नहीं निकाल सकता था। ये सोचते ही मेरे मन में एक ठंडक सी महसूस हुई। हम जब पियानो की ओर मुड़े तो देखा कि वह खुद ही बज रहा है। यह दृश्य देखते ही सभी वहीं खड़े रह गए और कांपने लगे। एक छात्रा दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के मारे वह दरवाजा भी नहीं खोल पा रही थी। फिर एक और छात्रा ने तेजी से दरवाजा खोल दिया। हम जल्दी से सीढ़ियां नीचे भागे और एक दूसरे से मिले। सबने एक साथ घबराकर टीचर को अभी जो हुआ वो बताया। मैं तो डर के मारे रोने ही वाली थी। टीचर बहुत हैरान हुए। उन्होंने हमसे कहा कि पहले घर जाकर आराम करें। अगले दिन तब हमें पता चला कि कई साल पहले एक नन को किसी अज्ञात कारणवश झूठे आरोप में फंसा दिया गया। उसके बाद वह संगीत कक्ष में पियानो के सामने मर गई। बाद में शिक्षक ने मजाक में कहा कि शायद वह सिर्फ हमारी मदद करना चाहती थी, लेकिन हम हंस भी नहीं पाए। जब मैंने सोचा कि उस दिन कोई अनदेखी चीज पियानो के सामने बैठी संगीत बजा रही थी तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं फिर कभी उस संगीत कक्ष में नहीं गया।